Hello everyone, very warm welcome to all of you in today's amazing session guys, and we are going to start next lecture of मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है ना शायद, यस लेक्चर नंबर 4 है। और इसके पहले हम लोगों ने बात की थी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। लेक्चर नंबर 2 और 3 तो बेहद इंपॉर्टेंट था। 2 में था हम लोगों का परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड वगैरह का था। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। खैर, अभी उसके आगे का एक स्टेप आगे चलते हैं, ओके। और इस पे तो सवाल आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, ठीक है। और उसके बारे में आज डील करेंगे, जैसे कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओके, एंड एडियोमेट्री के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड चले चेक करते हैं क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी बात कर रहे हैं हम लोग एडियोमेट्रिक गैस एनालिसिस के बारे में, ओके। सो एडियोमेट्रिक गैस एनालिसिस क्या है ये देखो। द स्टडी ऑफ गैसियस रिएक्शन इज डन इन अ एडियोमीटर, ओके। एडियोमीटर के अंदर वो गैसेस स्टडी डन होती है। उम्मीद है सारा चीज दिख रहा होगा, ओके। जो नहीं दिखेगा तो वो तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, नोट्स तो डाल ही देता हूँ, ओके। तो स्टडी ऑफ गैसेस रिएक्शन इज डन इन अ एडियोमीटर ट्यूब विद द हेल्प ऑफ गैल-लुसाक लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ, ओके। तो हम लोग गैसेस रिएक्शन का जो भी गैसेस रिएक्शन हो रही होती है, तो उसमें से वॉल्यूम का डिसीजन कैसे करते हैं, ये हमें गैल-लुसाक लॉ बताता है और अवोगाड्रो लॉ बताता है, ठीक है। इसे और बड़ा करो भाई, मैक्सिमम पे गया, अच्छा ठीक है। एडियोमीटर इज अ क्लोज्ड ग्रेजुएटेड ट्यूब ओपन एट वन एंड, मतलब सीधी सीधी बात है, ये कुछ ऐसे जैसे होगा, ओके। एंड अदर एंड इज वन विच प्रोवाइडेड विद प्लेटिनम टर्मिनल passing electric spark through the known volume of mixture of gases and known volume of oxygen gas। सिंपली बात यह है, एडियोमेट्रिक के बारे में बात की जा रही है कि भैया अगर हमें गैसेस रिएक्शन को एनालिसिस करना है, वॉल्यूम एनालिसिस करना है, नंबर ऑफ मोल्स एनालिसिस करना है, देन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एडियोमीटर, ओके। इन सबको एडियोमेट्रिक ट्यूब में करते हैं। किस किस का लॉ का इसमें यूज होता है दिख रहा है मुझे, गैल-लुसाक लॉ और अवोगाड्रो लॉ। ये सब मैंने लिख के रख दिया है कि फालतू टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, ठीक है, ओके। एडियोमीटर इज अ क्लोज ग्रेजुएटेड ट्यूब ओपन एट वन एंड, ऐसे होता है देखो, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे से द अनदर एंड इज वन विच इज प्रोवाइडेड विद प्लेटिनम टर्मिनल पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक स्पार्क। इसको याद रखना, हालांकि पूछने वाला तो नहीं है, ठीक है। किसको इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है, तो टू नोन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस और एंड द नॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। नाउ ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एडियोमीटर क्या होता है, लेकिन इसके ऊपर सवाल मेन इंपॉर्टेंट है। सीधी सीधी बात है, एडियोमीटर में हम लोग कुछ ऐसे एब्जॉर्बेंट को डालते हैं जो कि गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके थ्रू हम लोग वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड इन डिटरमाइंड बाई एब्जॉर्बिंग KOH। तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है KOH सोल्यूशन, दैट्स इट। बस इसका कहने का मतलब ये है कि आपका एक एडियोमेट्रिक का ट्यूब होता है जो एक एंड पे खुला होता है, जिसमें हम डालते हैं अपना सारा का सारा वॉल्यूम, और एक तरफ से प्लेटिनम का स्पार्क लगाते हैं टू नोन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर गैसेस, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि अगर हमें ऑक्सीजन का डिटर्मिनेशन करना है, ओके, टू नो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, अगर हमें ऑक्सीजन गैस का डिटर्मिनेशन करना है तो क्या होगा, CO2 अगर फॉर्म हो रही है तो हम उसमें क्या कर डाल देंगे, KOH डाल देंगे। KOH डाल देंगे तो क्या होगा, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब CO2 तो एब्जॉर्ब हो गया, बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बचा, वो उसकी वॉल्यूम, फिर पूरे वॉल्यूम में से जितनी थी वॉल्यूम, उसमें से ऑक्सीजन का घटा देंगे, CO2 का मिल जाएगा। तो ऐसे आसानी से कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाई अनरिएक्टेड ऑक्सीजन इन एल्कलीन पैरागेलॉल एंड वाटर वेपर। तो पैरागेलॉल में ऑक्सीजन डिजोल्व है, ओके, तो वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, फॉर्म डिटरमाइनिंग बाय द नोटिंग कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम कॉज ड्यू टू कूलिंग,
ओके, तो मतलब ये होता है कि मान लो अगर मैंने दो रिएक्शन करवाया, ठीक है, उसमें मैंने एब्जॉर्बेंट डाल लिया, फॉर एग्जांपल KOH डाला, KOH ने क्या किया, CO2 को खींच लिया। अब CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया तो हमें पता चला कि भाई वॉल्यूम में कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, कुछ कमी देखने को मिल रही है। ये कमी क्यों आई? जैसे कि हमने KOH डाला, KOH क्या किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स प्रीटी नाइस। तो फिर जो अनरिएक्टेड का मान लो ऑक्सीजन ही है, तो अगर अनरिएक्टेड ऑक्सीजन उसमें बचा हुआ है तो सीधी सीधी बात कि वो उसका वॉल्यूम होगा, है ना। तो हमें वहां से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मिल गई। अब हम जान रहे हैं कि मिक्सर में स्टार्टिंग में मिक्सर का वॉल्यूम कितना था। उस मिक्सर के वॉल्यूम में से अगर हम ऑक्सीजन के वॉल्यूम को घटा दे, माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स इट। तो इससे कह रहा है कि फॉर्म डिटरमाइंड बाय नोटिंग कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वॉल्यूम, कॉज ड्यू टू कूलिंग, कूलिंग के बाद जितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो बताता है कि क्या हुआ होगा रिएक्शन में, ठीक है। इडियोमेट्रिक हेल्प कहाँ करता है, तो स्टडी कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सर, गैसेस मिक्सर के कंपोजिशन को स्टडी करने में हेल्प करता है। टू स्टडी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी अगर मान लो सक आउट कर लेता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर बचा हुआ वो उसका वॉल्यूम बताएगा, फिर उसे माइनस कर दिया टोटल में से तो वो CO2 की वॉल्यूम बताएगा, ऐसे। टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन, गैसेस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने में हम लोग हेल्प करते हैं। और टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गैसेस, गैसेस का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, आई डोंट नो कौन सी गैसेस, मान लो हो गया कि वहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन आ रही है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, पर इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने में एडियोमेट्री हेल्प करती है। हाउ, एक ही चीज है, रट्टा मार लो, एक ही चीज है, रट्टा मार के देने की जरूरत भी नहीं है। एक ऑब्जर्वेंट डाला, उसने सारी गैस को एब्जॉर्व कर लिया, गैसेस एब्जॉर्व हो गई, तो फिर बची हुई यानी कॉन्टैक्ट जितना हुआ वो मुझे पता चल गया। मान लो एक मिक्सर में हो सकता है दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो या दो से ज़्यादा गैसेस हो, तो ऐसे केसेस में कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग में 10 ml था, मैंने KOH डाला तो 7 ml बचा, तो बाकी का तो पता नहीं, पर CO2 का पता चल गया कि CO2 हमारा 3 ml था। कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना वॉल्यूम में कुछ कमी हुई, तो हमें पता चल गया कि CO2 हमारा 3 ml था। उसके बेसिस पे फर्दर आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन कर करके कंपोजिशन ऑफ गैसेस निकालते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन निकालते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करते हैं। ये सब अभी हम लोग करेंगे, मजेदार बात ये अभी हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो करना स्टार्ट भी कर देते हैं। उससे पहले एडियोमेट्री में अभी हम लोगों ने नाम लिया कि गेल-लुसाक्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ काम आने वाला है। तो अभी हम जानते हैं कि गेल-लुसाक्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ होता क्या है। वैसे तो गेल-लुसाक्स लॉ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पर दोबारा से पढ़ लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट रिएक्टेड, ओके, ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, all the measure at the same temperature and pressure bears a simple ratio। सिंपल बात कि अगर मान लो सेम टेम्परेचर, एक स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर ले लेते हैं, तो उस पे वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट एंड जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उनके बीच में एक सिंपल रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल उस बार भी मैंने दिया था, इस बार भी दे रहा हूँ, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, और वो है हमारा NH3 का। N2 प्लस 3H2 हमें देता है क्या, 2NH3 प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और के रिएक्शन से 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया निकलता है। तो अब इनके बीच में देखो सिंपल रेशियो है कि नहीं, 1:3:2। तो अगर 1 आ गया तो समझ जाओ सिंपल रेशियो है, दैट्स इट, ओके। तो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड रिएक्टेड, जब गैसेस रिएक्टेंट रिएक्ट करती हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म, तो गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, देखो ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। ऑल द मेजर्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बियर्स अ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो मतलब क्या, उसमें कोई ना कोई एक होना चाहिए, वो एक है क्या यहाँ पे, हाँ है जी, चीख चीख के कह रहा है कि हम सिंपल रेशियो हैं, दैट्स वेरी गुड, प्रेटी नाइस, गुड भाई, ठीक है।
तो गेल-लुसाक लॉ सिंपल ये कहता है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से भी आसान है, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मास, आई एम रियली सॉरी, मैंने आधा अधूरा बोला, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से हमारे अवोगाद्रो दादा। अवोगाद्रो दादा आके 1812 में कहते हैं, आर्मेडो अवोगाद्रो, sample of different gases which contains the same number of molecule in entity, no matters it is the number of moles, no matter it is the number of volume, mass and atom, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूल में कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, एटम्स हो गए, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, ओके। तो कह रहा है कि सैंपल ऑफ डिफरेंट गैसेस इन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो हम जानते हैं कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन कर रहे थे। अगर मॉलिक्यूल सेम है इसका मतलब क्या, देखो दिखाता हूं। अभी तक हम लोगों ने जाना था ना, पढ़ा था ना अभी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एन पढ़ा था। अगर ये सेम है, ओके, तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी क्या होगा, सेम होगा, बोलो। और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो सेम वैल्यू ऑक्युपाई करेंगे। कहां से कि n इज इक्वल टू वी बाई 22.4 लीटर होता है यार। n इज इक्वल टू वी बाई 22.4 लीटर, यानी अगर n सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। तो बस यही होगा, तो कह रहा है कि अगर सैंपल ऑफ डिफरेंट गैसेस, अगर अलग अलग गैसेस का सैंपल में अगर हमारा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर कोई गैसेस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जितने भी रहेंगे, अगर मॉलिक्यूल सेम है इसका मतलब वो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, दैट्स इट। कैसे हुआ ये हमें यहां से पता चला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर सेम है इसका मतलब n इंटू एन होता है, n से निकाले, ये अगर सेम है, ये तो कांस्टेंट होता है तो मतलब ये भी सेम हो गया। अब n इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4 लीटर, तो n अगर बराबर है तो v भी सबका बराबर होगा, दैट्स इट, बात खत्म। अगर यही हम बात कर ले फॉर एक मिनट, फॉर आइडियल गैस, ओके। अगर हम आइडियल गैस के बारे में बात करें तो एज वी नो वेरी वेरी वेल, एक मिनट, एज वी नो वेरी वेरी वेल, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ओके। पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखो, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही, दे दिया, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ओके। इहो ससुरा कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, तो हम कह सकते हैं ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब सवाल आ जाता है 4-5 दे दिया आइडियल गैस का टर्म और कह दिया कि ये इतना मोल है, ये इतना मोल है, ये फलाने मोल है, धमाके मोल है। अब बताओ वॉल्यूम कैसा रहेगा, वॉल्यूम का रेशियो कैसा होगा, तो जितना रहेगा सबका सारे का रेशियो निकाल दो, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, दैट्स इट। मान लो 3 सैंपल दे देते, फॉर एग्जांपल A, B, C, ओके, दीज आर आइडियल गैसेस, ओके। और इनके पास नंबर ऑफ मोल्स का दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू, ये हो गया 5, 4, 3, ओके, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फाइंड VA, VB, VC, बताओ। अकॉर्डिंग टू दिस हम सीधे सीधे कर देंगे NA, NB, NC, दैट्स इट। और इसी को उठा करके फाइनल लिख देंगे
5 संबंधे 4 संबंधे 3, आंसर लो मूव, हो गया, बात खत्म, समझ गए। तो ऐसे चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेना होता है, ज़्यादा टफ नहीं होती चीज़ें, ठीक है। सो ये छोटा सा था अवोगाद्रोस लॉ, और इसके बाद थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं सम एड्जॉर्बेंट ऑफ गैसेस, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाला है आप में ही, ठीक है। सो कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, फॉर उसके लिए थोड़ा सा मैं किनारे कर देता हूँ, ठीक है। होप सो कि अब दिख रहा होगा, आई होप दिखना तो चाहिए, ठीक है। फिलहाल अभी आगे चलते हैं। कुछ एड्जॉर्बेंट का नाम मैंने लिखा है, ओके। और एड्जॉर्बेंट मतलब जो गैसेस को, एक पर्टिकुलर गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइल ऑयल क्या करता है, टर्पेंटाइन ऑयल ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मान लो कोई एक रिएक्शन या फिर रिएक्शन है जिसमें से ओजोन फॉर्म कर रहा है, ओके, और उसमें मैंने टर्पेंटाइन ऑयल डाल दिया, इसका मतलब ये है कि वो उस रिएक्शन, उस कंटेनर में से O3 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके। अब चूंकि O3 एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा वॉल्यूम में, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्कलाइन पायरोगैलोल, एल्कलाइन पायरोगैलोल क्या करता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरीके से फेरस सल्फेट सोल्यूशन की बात करें, फेरस सल्फेट सोल्यूशन NO को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीटेड मैग्नीशियम की बात किया जाए, ओके, तो हीटेड मैग्नीशियम क्या करता है, N2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीटेड पैलेडिनम क्या करता है, H2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए H2PDBaSO4 हम लोग लेते हैं, याद है, आ रहा है थोड़ा बहुत, ओके। हाइड्रोजनेशन में रिडक्शन करते हैं, तो ठीक है, इससे आप आसानी से क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड क्या करता है, O2 C2 CO2 और एल्काइन, है ना, ये क्या है, इथाइन है ना, ये इथाइन है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइन, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मजेदार बात देखो, अगर पायरोगैलोल है और O2 है, तो ये दोनों को, दोनों ही पायरोगैलोल और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये दोनों ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। CuSO4 सोल्यूशन H2S और PS3 और ASH3 को एब्जॉर्ब करता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2S सोल्यूशन H2O और मॉइस्चर ऑफ NH3 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वैसे भी पता है हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो क्यों है पता है चला, वो H2O के लिए पीछे ही पड़ा हुआ है, प्यासा है जन्मों का, पिला दो कोई पानी इसको, ठीक है। और NaOH और KOH सोल्यूशन CO2 को, NO2 को, SO2 को और X2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोटा मोटी बात भैया ये आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा, ये, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मोल कॉन्सेप्ट के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, टर्पेंटाइन ऑयल ज़रूरी है, अल्कलाइन पैरोगैलोल ज़रूरी है, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। सो आगे चलते हैं, ये तो रटने वाली बात है, इसे एक बारी पढ़ लेना, थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहेगा ना, तो फिर आपको वो जो टेस्ट होते हैं वो चीज़ करने में बहुत ही आसानी होगी, उन सारे प्रॉब्लम को आप इजीली तरीके से हैंडल आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू की। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम एक्सप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है इडियोमीटर ट्यूब में, कि अगर कोई वॉल्यूम एक्सपेंड कब करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, कब न्यूट्रल रहेगा, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा लेकर के कैलकुलेशन का बात आती है। कैलकुलेशन में बात आती है डेल्टा एनजी, जो कि आपको थर्मोडायनेमिक, केमिकल काइनेटिक में शायद हाँ है, ओके, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, कहाँ नहीं है, ये हर जगह है डेल्टा एनजी, ओके। तो डेल्टा एनजी दरअसल होता क्या है, डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ओके, गैसियस प्रोडक्ट का जितना नंबर ऑफ मोल्स है, ओके, एंड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मान लो एक ये रिएक्शन चल रही है, AA BB CC DD, ओके,
तो गैसियस प्रोडक्ट कौन से हैं, सी और डी है, तो सी में कितने मोल है 3, डी में कितने मोल डी, ओके। तो इसका मतलब देखो रिएक्शन क्या करती है, रिएक्शन आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी तो बताती है। तो सी और डी इनके गैसेस मोल्स हो गए, किसके, प्रोडक्ट के, ओके। अब रिएक्टेंट की बारी है, रिएक्टेंट क्या कह रहा है कि हमारे पास बी है और ए है, तो प्रोडक्ट में कुल कितना सी और डी, तो सी प्लस डी, रिएक्टेंट में कुल कितना ए और बी, तो ए प्लस बी, ओके। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई हमारी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, दैट्स इट। अच्छा हमें इतना तो मिल गया। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर डेल्टा एन जी की हम बात करें, ओके, अगर हम डेल्टा एन जी की बात करें तो डेल्टा एन जी में 3 कंडीशंस हो सकती हैं, ओके। या तो ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ओके, या तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो सकता है, या तो डेल्टा एन जी 0 ही हो सकता है, ओके, ये भी तो हो सकता है। तो अब डेल्टा एन जी निकालने का पर्पज क्या है, वॉल्यूम में क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अगर एक्सपेंशन हुआ है तो उसके लिए क्या दिखाएगा, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, क्यों, गैसियस प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट से, और रिएक्टेंट से गैसियस प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा इसका मतलब वॉल्यूम एक्सपांड की है, एक्सपेंशन हुआ है, तो हम कह देंगे भैया यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, ओके। अच्छा लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 हो जाने का मतलब क्या हुआ, सोचो थोड़ा सा ऊपर का जो दिया है, इसका मतलब ये कि रिएक्टेंट का गैसेस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के गैसेस मॉलिक्यूल से ज्यादा हो गया। अब रिएक्टेंट का गैसेस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के गैसेस मॉलिक्यूल से ज्यादा हो गया है, इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि भैया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ओके। डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होने का मतलब ये हुआ है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का नंबर बराबर है। तो इसका मतलब अगर दोनों का नंबर बराबर है कि तो वहां पे कोई भी एक्स ना तो एक्सपेंशन हुआ है ना तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, तो यानी ये हमारा न्यूट्रल है, ओके, ये न्यूट्रल है, ना तो एक्सपेंशन ना तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू ये सब आपको बताने की कोशिश करता है, एंड इसके साथ ये चीज आपको आना चाहिए क्योंकि कि ये हर जगह पूछता है, ओके। बेसिस होती है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट हर जगह अपनी टांग अड़ाएगा, सारा चीज दिख रहा होगा, ठीक है। खैर अभी आगे चलते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं जो सोच करके बनाया ही गया है, ठीक है। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए जनरल रिएक्शन फॉर, देखो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को का कंबशन करते हैं तो कंबशन करने के लिए हमें एक जनरल रिएक्शन हम लोग, मतलब हमने नहीं, साइंटिस्ट ने बनाई है फॉर इजी टू कैलकुलेट, ओके। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन कर रहे हैं तो उनका कंबशन किसके थ्रू हो रहा है, किस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, इससे क्या केमिकल रिएक्शन क्या बताती है, क्वालिटेटिव साथ साथ क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव भी बता देगा, ये देखो एक्स वाई जितना है ये सब क्वांटिटेटिव की बात चल रही है। और क्वालिटेटिव आपको ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा कि मान लो अगर बेंजीन को हम O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, तो फिर बता देना कि भैया जो भी हाइड्रोकार्बन दांत चियार के आएगा वो CO2 और वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो वही पहला कंडीशन बोला गया है, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। अगर मान लो एक हाइड्रोकार्बन का हम कंबशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेथेन हो गया, एथेन हो गया, एथीन हो गया, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसका जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, देखो मान लो CXHY का हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो मान लो कार्बन X है, हाइड्रोजन Y है, तो ऐसे केस में हमें कितना O2 चाहिए, हमें चाहिए X प्लस Y/4 O2, इतना मोल O2 चाहिए, एक मोल इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को कंबशन करने के लिए। तो इतने हाइड्रोकार्बन को कंबशन करने के लिए X प्लस Y/4 O2 चाहिए,
और क्या होगा, x CO2 निकलेगा, x मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और y/2 मोल ऑफ वाटर निकलेगा। और इसके ऊपर खूब सवाल बनते हैं, खूब ज़्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कि उस हाइड्रोकार्बन में, अभी ये हाइड्रोकार्बन में क्या क्या था ये लिखने की तो जरूरत है नहीं, एक कार्बन होता है एक हाइड्रोजन होता है, पर कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, मैं किसकी किसकी बात कर रहा हूँ, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, कुछ भी हो सकता है जहां पर CHO आते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मान लो कार्बन X है, हाइड्रोजन Y और ऑक्सीजन Z, ऐसे केस के लिए हमें बर्न करने के लिए यानी कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी होगा, ऑक्सीजन जरूरी होगा। ये ससुरा तो पहले में से टांग अड़ाया हुआ था, एक और आ गया, ठीक है। तो -Z/2 का है कि लाल, -Z/2 इसलिए किए कि हाइयो तो है, ये तो ऑक्सीजन है। अच्छा, ओ ठीक है। कितना बना, XCO2, ये कौन मजाक, मजाक है, यहाँ पे X सही है ना, ठीक है, और Y/2 O2, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी साइड प्रोडक्ट नहीं बना, ओके, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन ही ऐड हो रहा है, तो हम इसीलिए ने Z/2 घटाए हुए हैं, ओके, कि मैनेज हो सके, ओवर एंड आउट। अगर आपको समझना है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अगर CXHY का हाइड्रोकार्बन है तो हम X + Y/4 मोल O2 लेते हैं, X मोल ऑफ CO2 बनता है, Y/2 मोल ऑफ H2O बनता है, डेट्स इट, ठीक है। सेकंड की बात करें, when an organic compound contain CHO, it can be anything, so if the compound molecular formula is CXHYOZ, then X plus Y/4 minus Z/2 moles of O2 will be required for the combustion of the hydrocarbon like CXHYOZ, and X molecule of CO2 will be formed and Y/2 molecules of H2O will be formed, okay। अच्छा, एक और चीज होता है, और वो चीज क्या है कि मान लो CHN आ गया, आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो CXHYNZ टाइप का कोई प्राणी आया हुआ है और उसे कंबशन करना है, तो हम क्या करेंगे, X + Y/4 करेंगे। अब चूंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इतना जल्दी तो आसानी से मिलते नहीं है, तो नाइट्रोजन को मार के भगा देगा, भैया Z/2 N2 लेकर के साइड हो जाओ, और ऑक्सीजन किससे करेगा रिएक्ट CXHY से, और वही कहानी फिर एक बार मजनू ने लिए कपड़े फाड़, XCO2 और Y/2 H2O बन जाएगा, दैट्स इट। तो अब तक खेल समझ में आ गया होगा। जब हमारा क्या क्या मेन क्या है, हमारा मेन ई है ना, CXHY ही मेन है, बाकी सब मान लो OZ आ गया, OZ को कंपनसेट करने के लिए Z/2 हम घटा देंगे, N2 आ गया तो कहेगा हमें तुमसे क्या लेना देना, तुम निकलो, ठीक है, गुड। हाँ, इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे, और पहली बात, दूसरी बात तो कंफर्म हो रही है ना, इडियोमेट्री की, इडियोमेट्री में बताया था इसने, कहाँ गया, मिल जाओ प्लीज, मिल गया। स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सर, स्टडी ऑफ वॉल्यूम रिलेशन। तो अभी हम लोग पहला वाला पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सर। गैसेस मिक्सर में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, तो ये सब जो चल रहा था ना, वो अभी भूमिका बना रहे थे, अब गेम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब सवाल है, ठीक, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा लगा जानकर हमको, गुड। एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सर, गैसियस मिक्सर के एनालिसिस करते हैं। आओ, एनालिसिस करने का मतलब क्या कि कौन सा गैसियस कंपाउंड कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 ml ऑफ मिक्सर ऑफ CO CH4 and N2 exploded with excess of oxygen gave a contraction of 6.5 ml. There was further contraction of 7 ml when a residual gas was treated with KOH. What is the composition of original mixer? Okay,
देखिए 10 ml ऑफ मिक्सर है किसका, CO का, CH4 का और N2 का। ठीक है, तो चलो इसको ना थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। लेट से मान लिया कि CO का हो गया A, CH4 का हो गया B। ओके, तो एक बात बताओ N2 का कितना होगा, N2 का हो जाएगा 10 माइनस A प्लस B। बताओ, ठीक है, क्योंकि तीनों का मिला करके 10 है ना। अच्छा, अभी देखो क्या कर रहे हैं हम। ओके, अभी करने जा रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, ये कंबशन करेगा ऑक्सीजन के साथ, हाफ O2 के साथ करवा देते, तो क्या बनाया, CO2 बनाया। ठीक है, बोलो सेटिस्फाइड। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमने कितना लिया था, A लिया था, AML, हाफ ml O2 के साथ रिएक्ट करके AML ऑफ CO2 बना रहा है, रिएक्शन चिल्ला के बता रही। ठीक है, अच्छा, अभी दूसरे के ऊपर देखते हैं। ठीक, दूसरा भी कह रहा है CH4 है, ये कहा कि हम हाइड्रोकार्बन हूं, तो हम कहे आओ, तो फिर ये कह रहा कि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे भाई, देखो रिएक्ट कुछ ऐसे करेंगे, एक मिनट यहाँ नहीं करेंगे, तुमको हम यहाँ लेते हैं। ओके, रिएक्ट कैसे करेंगे, मान लो CXHY का हाइड्रोकार्बन है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे, तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, X प्लस वाई बाई 4 की ऑक्सीजन चाहिए, इतना मोल ऑक्सीजन चाहिए। X बराबर क्या है यहाँ पे, X बराबर 1 है, Y बराबर 2 है, सॉरी 4 है, हाइड्रोजन 4 है ना, तो X प्लस वाई बाई 4 कितना आ जाएगा, 2, 2O2 कर देते हैं, और यहाँ पर CO2 बना और H2O बनेगा। H2O कितना बनेगा, y बाई 2 का H2O बनेगा, यानी 2H2O। ठीक है, अच्छा, तो मान लो अगर मैंने B लिया है, ठीक है, और B लिया ये, तो 2B मैं O2 लूंगा, ओके, और B हमारा CO2 बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के कह रहा है कि यहां पर कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, जो कि कितना था, 6.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन था। अच्छा, 6.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन था, तो हम एक काम करते हैं, डेल्टा एनजी निकाल देते हैं। ठीक है, डेल्टा एनजी हमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताएगा, तो चलो निकालते हैं भाई, डेल्टा एनजी फटाफट से निकालते हैं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अच्छा एक मिनट, कहाँ गया, यस पहले कितना था, माइनस जितना बना, ओके, और चूंकि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, तो लेस देन 0 होगा, है ना, तो यानी मुझे पता चला कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी डेल्टा एनजी हमारा लेस देन 0 होगा, यानी हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से। अभी बोलो समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटा देता हूँ, निगेटिव नहीं आएगा मेरा। ठीक है, अच्छा, तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, ए है, ए बाई 2 है, तो हम लिखेंगे ए प्लस ए बाई 2 प्लस बी प्लस 2b, यही है ना रिएक्टेंट में। ओके, माइनस, अब हमारी बारी आई किसकी, प्रोडक्ट की, माइनस ए और प्लस बी। ठीक है, अच्छा, इक्वल्स टू कितना, कितना आया, 6.5 आया, तो लिखो यहाँ पे 6.5 आया। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखो a प्लस ए बाई 2 प्लस बी प्लस 2b माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 6.5, यह काट दिया इसको, यह काट दिया इसको, ओके, तो कितना हो गया, a प्लस एलसीएम ले लो 4b बाई 2 इक्वल्स टू 6.5, या कह सकते हैं हम a प्लस 4b इक्वल्स टू 13। तो a प्लस 4b हमारा आ गया।
यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है हमें, क्या क्लू दिया है देखना जरा। ओके ओके, एक क्लू दिया हुआ है कि देयर वाज फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कितने का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, व्हेन अ रेसिड्यूअल गैस वाज ट्रीटेड विद KOH। जब KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं ना, तो हमारा फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है। और KOH और NaOH किसको एब्जॉर्ब करता है? KOH और NaOH हमारा CO2 को एब्जॉर्ब करता है। यानी हमारा कुछ बात खुल रही है कि ई CO2 ससुरा जाएगा, ई ससुरा जाएगा, है ना, ये गया, खत्म। तो CO2 का जो कॉन्ट्रैक्शन था, CO2 को जो एब्जॉर्ब किया था, KOH ने एब्जॉर्ब किया। और CO2 के खत्म होने के बाद, CO2 के खत्म होने के बाद हमें कितना मिला? 7 का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, 7। ओके, 7 ml का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। मतलब इतना बात समझ में आई कि हमारा जो CO2 था ना, वो 7 ml था कुल मिला करके। समझ पा रहे हो? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास CO2 कुल मिला के है कितनी? CO2 कुल मिला करके हमारे पास है A प्लस B। इतना तो CO2 बना है, यानी हमें समझ में आया कि A प्लस B इक्वल्स टू 7 है। अच्छा, और यहाँ पे A प्लस 4B इक्वल टू 13। तो एक काम करते हैं ना, क्या करेंगे, B इक्वल्स टू 7 माइनस A निकाल दे। नहीं, कि वही निकाल, नहीं 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 नहीं, 7 माइनस A निकालेंगे तो फालतू वहां पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम A इक्वल्स टू 7 माइनस B निकाल देते हैं, ठीक है, और इसको उठा के इसमें रख देते हैं। तो ये हो गया 7 माइनस B प्लस 4B इक्वल्स टू 13। तो कितना हो गया? 3B। इसको उठा के यहाँ टांगो, ये हो गया 6। 13 में से 7 गया 6। तो B इक्वल्स टू कितना? 2। अच्छा, B इक्वल्स टू 2 आया, तो A इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 2 को यहाँ रखो तो A आ जाएगा हमारा 5। बोलो, A और B आ गया 5। तो नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? नाइट्रोजन था हमारा 10 माइनस A प्लस B। ओके, यानी 10 माइनस 7 या 3। तो 3 ml हमारा नाइट्रोजन था, और 5 हमारा CO था, और CH4 हमारा 2 ml था। हमारा आंसर आ गया। ये ऐसे निकालना है। तो अभी मुझे समझा के निकालने में इतना टाइम लगा है। जब आप अपने से करोगे ना, इसकी आदत करोगे, तब जाकर के आपको बहुत ही आसानी से निकालने को मिलेगा, बहुत ही आसानी से। अब आगे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या देना चाह रहा है ये। 1.1 लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ कार्बन है, मिक्सर ऑफ कार्बन एंड, बताओ मैंने क्या लिख दिया, CO2 is taken in the mixer, passed through the tube containing red hot charcoal. The volume now becomes 1.6 liter. The volume are measured under the same condition and find the composition of mixer. अच्छा, तो 1 लीटर ऑफ CO, लेट मी चेक, मैं चेक करके बताता हूँ। 1 लीटर ऑफ CO है। ओके, CO है इसे, मान लो अगर मुझे अभी करेक्ट करना हो तो मैं करेक्ट कर सकता हूँ क्या? चलो, करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी ये इतना लिखा है कि 1 ml ऑफ CO and CO2 is taken in the mixer which passed through the tube containing red hot charcoal and the volume now becomes 1.6 liter. The volume are measured under the same conditions. Then find the composition of mixer. तो मिक्सर का कंपोजिशन बता दो क्या होगा। अच्छा, रेड हॉट चारकोल में अगर हमारा डाला गया है, ओके, तो रेड हॉट चारकोल में डालने के बाद क्या होता है, देखो। देखो, सी
CO2 प्लस C इक्वल्स टू CO2, सॉरी CO, ओके। तो CO2 प्लस CO2 इक्वल्स टू 2CO, ठीक है। अच्छा, तो मान लिया, लेट सपोज एज्यूम CO की CO का नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम X है, X लीटर है। तो X लीटर CO2 रिएक्ट करेगा और बनाएगा कितना, 2X लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, अगर X लीटर हमारा CO2 है तो CO कितना होगा, एक में से X घटा देंगे इतना ही CO भी होगा, बोलो। तो टोटल CO कितना हुआ, देखो ये 2X प्लस X, ओके, ये तो टोटल CO हुआ। सॉरी, ओके, 1 माइनस एक्स जो सोल्यूशन में है, और CO2 का कार्बन के बाद रिएक्ट होने के बाद, यानी रेड हॉट चारकोल, चारकोल क्या होता है, कार्बन ही होता है। कार्बन से रिएक्ट करने के बाद जो CO2 बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है 2X, ओके, वो हुआ। तो ये पहले वाला और ये 2X बाद में जो बना है, टोटल मिलाकर के कितना, टोटल मिलाकर के कितना आया हमारा, 1 प्लस एक्स, इतना हमारा CO आया टोटल, ओके। अच्छा, 1 प्लस एक्स आया, और कह रहा है कि वॉल्यूम नाउ बिकम 1.6 लीटर। अब 1.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम अगर 1.6 लीटर हुआ है, इसका मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। तो एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो रख देते हैं, ओके। तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स क्या, CO2 का, 1 प्लस एक्स क्या है, CO का, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 1.6, ओके। अच्छा, 2x इज इक्वल्स टू 1.6 में से 1 गया, कितना बचा, 0.6। तो x इज इक्वल टू क्या, 0.3। तो x इज इक्वल टू 0.3 आया है, ठीक है। तो CO कितना आ गया, 1 माइनस एक्स, यानी 0.7। तो 0.7 लीटर ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और 0.3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अभी क्लियर, क्या किया मैंने, 1 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया था एक मिक्सर में, और उसे रेड हॉट चारकोल के साथ ट्रीट किया गया था, और जिसके बाद वॉल्यूम 1.6 लीटर हो गई थी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेड हॉट चारकोल के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा हम मान लिए कि इसका अगर x था तो ये 2x दे रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक। तो टोटल मिलाकर के अब सोल्यूशन में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो अगर x CO2 था, 1 लीटर था, तो 1 माइनस एक्स हमारा CO रहा होगा। तो इतना तो अभी सोल्यूशन में बचा हुआ है, साथ में E2x ससुरा बन गया, तो 1 माइनस एक्स सोल्यूशन में बचा हुआ, 2x हमारा जो बना है, टोटल मिलाकर के कितना आया, 1 प्लस एक्स। तो बस उसी को उठा करके मैंने कर दिया, समझ गए। अच्छा, दूसरा पार्ट खत्म हुआ, तीसरा पार्ट आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन। गैसेस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात चल रही है, ठीक है। तो अ गैसेस हाइड्रोकार्बन इज विच वेपर डेंसिटी इज 15 हैविंग वॉल्यूम 10 ml, okay, was exploded in with excess of O2 on cooling. The contraction in volume by 25 ml was observed, okay. This molecular formula of hydrocarbon is, okay. तो हमसे बताया कि एक गैसेस हाइड्रोकार्बन है जिसकी वेपर डेंसिटी 15 है और उसके पास वॉल्यूम कितना है, 10 ml का है। वाज एक्सप्लोडेड, उसे ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया
ऑन कूलिंग, कूलिंग करने के बाद 25 ml का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला वॉल्यूम में। देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का निकाल के बताओ। अच्छा समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। चलो मुझे पता है कि हाइड्रोकार्बन जब टूटता है ना, सॉरी कंबस्शन होता है, तो बताना मत किसी को, ऐसे ही होता है ससुरा। और x CO2 प्लस y/2 H2O बनता है, नहीं बताने का है किसी को, ठीक है। ओके तो चलो, वेपर डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 10 ml। अच्छा ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लॉइट किया गया, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम इज 25 ml ऑब्जर्व किया गया, तो 25 ml ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका x मान लेते हैं, या फिर x तो माने हुए हैं, a मान लेते हैं। ओके ये a हो गया अगर, तो x, एक मिनट, एक काम करो, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है गैसेस हाइड्रोकार्बन, गैसेस हाइड्रोकार्बन का कितना दिया है 10 ml, तो 10 ml ये दे रखा है, क्यों हमें ए मानने जाते हैं, हम खुद ही पागल हैं। ओके 10 ml ये दे रखा है, और O2 कितना जरूरत होगा, x प्लस y/4 इंटू 10, इतना ml हमारा O2 जरूरत होगा, और 10x हमारा CO2 बनेगा। ये तो लिक्विड है, इसको हम गिनेंगे नहीं, ये गैस है, ये हमारा गैस है, ये हमारा गैस है। तो मैंने क्या किया, रिएक्शन ने चिल्ला चिल्ला के बताया कि अगर मैं 1 ml इतने x प्लस y/4 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करने के बाद x मोल ऑफ CO2 निकाल रही हूं, तो मैं 10 ml x प्लस y/4 इंटू 10 ml O2 के साथ रिएक्ट करके 10x, देखो हम वो बगलोल है, 10x CO2 निकालूंगा, ठीक है। अभी क्लियर है सारा चीज, रिएक्शन में रिएक्शन खुद बता रही है मुझे, मैं नहीं बोल रहा, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, वो रिएक्शन बता रही है, ठीक है। अच्छा तो बताया कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगेन कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या, डेल्टा Ng विल बी लेस देन 0। यहां पर मैंने उल्टा साइन बनाया था क्या, रुको, नहीं सही बनाया था वारे हम, ओके ये तो दूसरा क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। तो डेल्टा Ng लेस देन 0 होने का मतलब क्या, R इज ग्रेटर देन P। ओके तो एक काम करते हैं, रिएक्टेंट में से पहले प्रोडक्ट को घटा लेते हैं, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाएंगे तो क्या हुआ, जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो रिएक्टेंट कितना है हमारा 10 और x प्लस y/4 इंटू 10, तो 10, एक मिनट, 10 प्लस 10x प्लस 10y/4 खोल दिया मैंने, माइनस 10x हमारा CO2 निकला है, कितना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला भाई 25 ml, ओके 25 ml हमें देखने को मिला है, ठीक है। चलो तो इसे कुछ सॉल्व करते हैं, इसको उठा करके इन वहां से कुछ इस तरफ भेज दो, 10x से 10x का विसर्जन कर दो, और ये हो गया 10y/4 इक्वल्स टू 15, ओके। या हम काट दें, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 10, काटा 3 2 से 2, y बराबर 6, ओके 6 आ गया। अच्छा तो y बराबर 6 आ गया, मतलब हाइड्रोजन की संख्या हमें पता चल चुकी है, वेरी गुड। अच्छा एक और क्लू दे रखा है, क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी कितना 15, हमें पता है, बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से कहाँ सीखा, अभी तो सीखा था थोड़ा सा, क्या सीखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी हमारा दे रखा है 15, तो 15 दे रखा है, तो वॉल्यूम सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इक्वल्स टू 30, ओके गुड। तो मॉलिक्यूलर मास मुझे पता चल गया, हाइड्रोजन की नंबर मुझे पता चल चुकी है, हाइड्रोकार्बन को हम लिख सकते हैं CXH6, अभी X नहीं पता है ना, Y तो पता चल गया, तो खुश लो, है ना।
तो अब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। 12 होता है कार्बन का, x कार्बन है प्लस 6 गुणे 1 बराबर 30, कितना हो गया 12x प्लस 6 बराबर 30। ओके, इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 बराबर 12x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो यानी x की वैल्यू भी 2 आ गई। तो अब हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C2H6। अरे ये तो खोदा पहाड़ निकली चोइया, ये तो इथेन है। देखो हम अरबी लिख रहे हैं, इथेन। हमारा तीसरा मिशन सक्सेसफुल। चौथा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गैसेस। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिटर्मिनेशन करते हैं थोड़ा सा। 60 ml of equal volume of Cl2 and the oxide of chlorine were heated and cooled back to original temperature. The resulting gas mixture was found to have volume of 75 ml of treatment with caustic soda. The volume contracted to 15 ml. Assume that all the measurements were made at the same temperature and pressure. Deduce the simplest formula of oxide of chlorine in the oxide of अच्छा, on heating decompose quantitatively to give O2 and Cl2। ठीक है, तो इसे मैं करूं या आप करोगे? आप करोगे। पॉज द वीडियो, ट्राई टू इट्स योर ओन, और इसके बाद वीडियो प्ले करना, ठीक है। नाउ मैं करता हूं। साफ साफ बता रहा है कि 60 ml ऑफ इक्वल वॉल्यूम लिया था किसका, Cl2 का और इसके ऑक्साइड का, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, मैंने मान लिया ClXOY का हमारा प्रोडक्ट था, जो डिकम्पोज होने के बाद देखो O2 और Cl2 दे रहा है, तो x/2 Cl2 दिया और y/2 O2 दिया, ठीक है। अच्छा, तो देखो 60 ml का आधा इक्वल है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ Cl2 एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, तो आधा क्लोरीन है, आधा ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन है। तो ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन कितना हुआ 30 ml। ओके, तो 30 ml ये लिया था, तो 30/2 यानी 15 ml ये हुआ, 15 ml x, और ये 15 ml ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। अच्छा, देखो कह रहा है कि हीट करने के बाद कूल किया तो मिक्सर का जो वॉल्यूम था वो 75 ml हो गया। तो अभी बताओ, जब हीट कर दिया तो ये पूरा डिकम्पोज हो गया होगा, ओके, और डिकम्पोज होने के बाद इतना x Cl2 इतना x O2 हमारे कंटेनर में बचा होगा, और हमारे पास कंटेनर में Cl2 पहले से है कितना 30 ml। ओके, तो अभी देखो क्या हुआ होगा कि हमें पता चल गया कि Cl2 कितना फॉर्म हुआ होगा और O2 कितना फॉर्म हुआ होगा। अब एक बात बताओ, रिजल्टिंग सोल्यूशन में हमारा एक वॉल्यूम है Cl2 का जो पहले से था, प्लस एक वॉल्यूम है Cl2 का जो प्रोड्यूस हुआ, ओके, और एक वॉल्यूम है ऑक्सीजन का जो प्रोड्यूस हुआ, और टोटल मिला करके 75 ml। ओके, इतना ही है। एक और क्लू दिया है, उसने कास्टिक सोडा डाला, एक्वस NaOH। NaOH क्या करता है, ये ग्रैब करता है किसको, Cl2 को ग्रैब कर लेता है। अच्छा, Cl2 को ग्रैब करने के बाद 15 ml का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है ना। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ O2 क्या ये नहीं सिर्फ दिखा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ O2 15 ml है? बोलो बोलो, क्या ये नहीं दिखा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ O2 15 ml है? अगर कंटेनर में से Cl2 निकल गया
15 ml बस वो फॉर्म मतलब बचा रह गया। इसका मतलब क्या, जो उस कंटेनर में गैस है वो हमारी 15 ml की है ना। तो 15 ml की है, तो यानी हमारा VO2 पता चल गया। तो एक काम करते हैं, कितना Cl2 बना होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 75 माइनस वॉल्यूम ऑफ Cl2 माइनस सॉरी प्लस वॉल्यूम ऑफ O2। ओके, चलो चेक करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 कितना बना होगा, 75 माइनस वॉल्यूम ऑफ Cl2 कितना था, 30 30 ml था। ओके, अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ O2 कितना बचा, ये मेरा 15 ml था। ठीक है, तो कितना बना भाई, 75 माइनस 45 कितना हुआ, 30, यानी 30 ml हमारा VCl2 प्रोड्यूस हुआ होगा। ओके, इतना ये प्रोड्यूस हुआ होगा। यानी कितना प्रोड्यूस हुआ है चेक करो, हमारा प्रोड्यूस तो हुआ है 15x ना। तो यानी हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या कि 15x इक्वल्स टू 30। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या, 2। अब x इज इक्वल टू 2 आ चुका है, ठीक है, और बढ़िया, x इज इक्वल टू 2 आ गया है। और यहाँ पर कहाँ गया ये यहाँ से y के वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, एक काम करो, यहाँ उठा करके रख दो। कहाँ गया, ये निकला ही हुआ है यार इसमें तो। 15 ml तो हम लोग निकाल ही रखे हैं, तो झूठे ही हम टेंशन ले रहे थे। ओके, ठीक है, चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा देखो, 30 ml वो था, 15x मेरा फॉर्म हुआ ये, प्लस 15y दूसरा फॉर्म हुआ, इक्वल्स टू, यानी ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, और ये 75 बना था। तो हम कह सकते हैं 15x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आया था। अब x इज इक्वल टू 2 है, प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो y कितना हो गया, 1। तो एक ही फार्मूले से दोनों आ गए, वेरी गुड। अब इसी का यूज करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देंगे। कैसे लिखेंगे भाई, एक मिनट, ClXOY था, तो Cl2O, देखो OY लिखने की जगह O7 लिखा हुआ हूं मैं, ओहो, OY Cl2O1, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो सारा का सारा हम लोगों ने कर लिया, चारों के चारों चीजों को डिस्कस कर लिया। कहाँ गया, यस, स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सर देखे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन देखे, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन देखा गया, टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गैस देखा गया। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली, इडियोमेट्री की हेल्प से कैसे कैसे करते हैं। अब आपका काम ये है कि आप इसके बारे में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए और सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना क्वेश्चन लगा सकते हो लगा जाओ, बेसिस ही को मानो, ये नहीं फंसेगा अगर तुमने चेक किया है तो। अभी सारा का सारा पता चल चुका है ना, कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक एक चीज को पकड़ेंगे, रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के खुद बताएगी, रिएक्शन को चिल्ला के पकड़ लिया तो बात खत्म, बस वहीं से बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो होप्स इट्स लाइक योर वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।